ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। दोस्तों, फैज़ अहमद फैज़ साहब का ये शेर मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ पाकिस्तान में स्टूडेंट यूनियंस पर और उन पर लगी पाबंदी पर। दोस्तों, पूरी दुनिया में स्टूडेंट यूनियंस को एक साइन ऑफ इंटेलेक्ट समझा जाता है और इनकी राय को सीरियसली लिया जाता है क्योंकि यही लोग आगे बढ़कर फिर मुल्क की ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में स्टूडेंट यूनियंस को एक कैंसर की तरह ट्रीट किया जाता है और इसे तालीम के लिए बहुत ही नुकसानदेह समझा जाता है। अगर ये सच है कि ये स्टूडेंट यूनियंस तालीम के लिए नुकसानदेह हैं, तो फिर क्यों हमारी कंट्रोल्ड यूनिवर्सिटीज़ दुनिया की बदतरीन यूनिवर्सिटीज़ में शामिल हैं? क्योंकि पाकिस्तान में तो स्टूडेंट यूनियंस बैन हैं। स्टूडेंट यूनियंस पर यह बैन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और एक पॉलिटिकल ब्लेंडर है जिसे वंस एंड फॉर ऑल करेक्ट करने की ज़रूरत है। इन स्टूडेंट यूनियंस को रिस्टोर करने के लिए स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च होते रहते हैं, जिनमें सबसे यादगार है फैज़ फेस्टिवल, जिसके मौका पर हज़ारों की तादाद में शामिल हुए स्टूडेंट्स ने इन स्टूडेंट यूनियंस को बहाल करने की डिमांड रखी। पाकिस्तान में स्टूडेंट यूनियंस का सवाल बहुत अहम है क्योंकि ये वाज़ेह करता है स्टेट की नैरो और अथॉरिटेरियन अप्रोच को एजुकेशन और स्टूडेंट्स को लेकर। स्टूडेंट यूनियंस का ना होना या बैन होना एजुकेशन, सोसाइटी और सियासत के लिए तबाहकुन है, मगर इस बैन को हटाने में एक रिलेक्टेंस नज़र आती है। मगर अब वक्त आ चुका है कि इस तारीखी गलती को रिविजिट किया जाए, इसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखा जाए और ये देखा जाए कि पूरी दुनिया इससे, इन स्टूडेंट यूनियन से क्या पोटेंशियल ले रही हैं और पाकिस्तान इससे क्या क्या पोटेंशियल हासिल कर सकता है। ये पोटेंशियल हमें 3 मुल्कों में नज़र आएगा: चिली, पाकिस्तान और इंडिया। हाल ही में एक स्टूडेंट यूनियन का लीडर चिली का सदर मुंतखब हुआ है। इसी तरह इंडिया के कन्हैया कुमार एक लीडर बनकर उभरे हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी जनरल अयूब के खिलाफ स्टूडेंट्स की एंटी अयूब मूवमेंट ने उनको स्टेप डाउन करने पर मजबूर किया। आइए इस पोटेंशियल को ज़रा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। लैटिन अमेरिका के मगरबी साहिल पर मौजूद मुल्क चिली के अवाम ने एक स्टूडेंट लीडर को अपने मुल्क का सदर मुंतखब किया है। पूरी दुनिया इस इंतखाब पर इसलिए हैरान है क्योंकि चिली में नियो लिबरलिज्म का राज था, मगर ये स्टूडेंट लीडर बाएं बाजू के नज़रियात रखते हैं। इस स्टूडेंट का नाम है गैब्रियल बोरिक। गैब्रियल बोरिक को अपोजिशन उम्मीदवारों के मुकाबले में 10 लाख से ज़्यादा वोट मिले। गैब्रियल बोरिक ने यह नारा दिया था कि अगर चिली नियो लिबरलिज्म की जाए पैदाइश है तो अब चिली में नियो लिबरलिज्म का कब्रिस्तान बनेगा। दोस्तों, नियो लिबरलिज्म एक पॉलिसी मॉडल है जिसके मुताबिक इकोनॉमिक एलिमेंट्स को निजी शोबे में मुंतकिल कर दिया जाता है, यानी उसकी प्राइवेटाइजेशन कर दी जाती है। डॉक्टर आयशा जलाल, जो कि एक स्कॉलर हिस्टोरियन है, उनका कहना है कि गैब्रियल बोरिक जैसे लीडर पाकिस्तान में भी पैदा हो सकते हैं। अगर पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें तो वहाँ JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और उसके एक स्टूडेंट लीडर कन्हैया कुमार उभर कर सामने आते हैं। कन्हैया कुमार बाएं बाजू के नज़रियात रखते हैं और वहाँ की स्टूडेंट यूनियन के सदर हैं। उन्हें कई बार गद्दारी के इल्ज़ाम लगाकर जेल भी भेजा जा चुका है। आज कन्हैया कुमार हर नौजवान की आवाज़ हैं और इंडियन पॉलिटिक्स में एक उभरते हुए लीडर हैं। इंडिया में BJP यानी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। ये एक कट्टर राइटिस्ट जमात है, यानी दाएं बाजू की जमात है और इस पार्टी पर फाशिज्म के इल्ज़ामात भी लगते रहते हैं। फाशिज्म के इल्ज़ामात इसलिए लगते हैं क्योंकि इस पार्टी के लीडर्स खुलम खुला टॉक शोज़ में नाथूराम गोडसे, जो कि एक कातिल हैं महात्मा गांधी के और नाजी पार्टी जर्मनी के हिटलर की खुलम खुला हमायत करते हुए नजर आते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी RSS के मेंबर हैं। RSS एक फाशिस्ट जमात है जो इंस्पायर्ड है नाजी पार्टी के हिटलर से। मगर इसके बावजूद इंडिया में स्टूडेंट यूनियंस और कन्हैया कुमार ने न सिर्फ सर्वाइव किया है बल्कि पूरे मुल्क को एजुकेट भी किया है और मजहबी जनूनियत में गिरने से बचाने की हत्तुल इम्कान कोशिश भी की है। अगर पाकिस्तान में देखें तो एंटी अयूब मूवमेंट एक स्टूडेंट मूवमेंट थी और जिसकी वजह से बिल आखिर जनरल अयूब खान को अपना तख्त छोड़ना पड़ा। 1968 में जब जनरल अयूब डेकेड ऑफ डेवलपमेंट सेलिब्रेट कर रहे थे तो इस सो कॉल्ड डेवलपमेंट को एक्सपोज करने के लिए एक स्टूडेंट फेडरेशन यानी नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन उभर कर सामने आई। ये फेडरेशन इंस्पायर्ड थी चाइनीज़ माओइज्म से और प्रोटेस्ट कर रही थी बढ़ती हुई महंगाई और डिक्टेटरशिप के खिलाफ। इस पार्टी की जानिब से एक डिमांड वीक मनाया गया जो अक्टूबर 1968 में कराची से शुरू हुआ। इस डिमांड वीक के बाद नवंबर में एक स्टूडेंट ग्रुप जो इन मुजाहिरों के बाद रावलपिंडी वापस जा रहा था, उन्हें अटक के मकाम पर कस्टम वालों ने रोका और बैडली ट्रीट किया। रावलपिंडी पहुंचने के बाद इस स्टूडेंट ग्रुप ने इस मिस हैंडलिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया जो बाद में बढ़ता ही चला गया। आम पब्लिक और मजदूर तबका जो चीनी की बढ़ती हुई कीमतों और मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई से पहले ही परेशान था, वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होता चला गया। इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए पुलिस आई, फायरिंग हुई और रावलपिंडी पॉलिटेक्निक कॉलेज के एक स्टूडेंट अब्दुल हमीद जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे को गोली लगी और वहीं पर उनकी मौत हो गई।
अब्दुल हमीद की मौत के बाद पूरे मुल्क में एक आउटरेज आया और यूं ये मुजाहरे बढ़ते चले गए और इन मुजाहरों के प्रेशर में बिल आखिर जनरल अयूब को स्टेप डाउन करना पड़ा। मगर जनरल अयूब ने यह हुकूमत एक और डिक्टेटर जनरल याहिया को मुंतकिल कर दी। मगर स्टूडेंट यूनियंस के इस प्रेशर के सामने जनरल याहिया भी नहीं टेक पाए और उन्हें आम इंतखाबात करवाना पड़े 1970 में। नौजवान लीडरशिप किसी भी मुल्क का सरमाया होती है और इसके आने वाले अच्छे वक्त की नवीद भी, क्योंकि यही स्टूडेंट यूनियंस और स्टूडेंट लीडर्स ही मुल्क को किसी भी मजहबी जनूनियत में गिरने से बचा सकते हैं। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कभी कोई नौजवान लीडरशिप नहीं उभरी। मंजूर पश्तीन, मिशाल खान, अमार अली जान और जलीला हैदर जैसे लीडर उभरे हैं, मगर बदकिस्मती से ये नौजवान अवामी सतह पर पूरे मुल्क को मुतहरिक करने में नाकाम रहे हैं। आइए पाकिस्तान में स्टूडेंट यूनियंस को तारीख के तनाजुर में देखते हैं। पाकिस्तान के क़याम के बाद एक स्टूडेंट फेडरेशन MSF यानी मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन मौजूद थी, मगर कोई ख़ास अहमियत नहीं रखती थी। पहली जो एक स्टूडेंट यूनियन नज़र आती है वो थी DSF यानी डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन। ये कायम हुई कराची में 1952 में। मगर बहुत जल्द ही इस फेडरेशन पर कम्युनिस्ट होने का इल्ज़ाम लगा और इन्हें बैन कर दिया गया 1954 में। इसके बाद 1960s में ज़हूर हुआ NSF यानी नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन का, और जिन्होंने एंटी अयूब मूवमेंट भी चलाई। 1969 में इस्लामी जमीयत तलबा का ज़हूर हुआ और भुट्टो दौर में फिर से नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन का ज़हूर हुआ और वो उभरकर सामने आए। जुल्फ़कार अली भुट्टो के शहीद होने के बाद स्टूडेंट यूनियंस ने फिर से जोर पकड़ा और तरक्की पसंदों ने जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ मुजाहरे शुरू कर दिए। जनरल ज़ियाउल हक स्टूडेंट यूनियंस के इस उभरते हुए शोर से खौफजदा हो गए, क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने एंटी अयूब मूवमेंट को देख चुके थे। इस खौफ के मद्देनज़र जनरल ज़ियाउल हक ने 9 फरवरी 1984 को इन तमाम स्टूडेंट यूनियंस को बैन कर दिया और इनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। स्टूडेंट यूनियंस को बैन हुए ऑलमोस्ट 35 साल गुजर चुके हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ये बैन लागू करती हैं स्टूडेंट से एक एफिडेविट पर साइन लेकर, जिसमें तलबा ये डिक्लेयर करते हैं कि वो किसी भी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेंगे। 1984 में इन यूनियंस को बैन करने के पीछे ये रीज़न दिया गया कि ये ऑर्गेनाइजेशंस यूनिवर्सिटीज़ में वायलेंस करती हैं और निज़ाम तालीम को दरम बरम करती हैं। इसका एक ही हल है कि इसको बैन कर दिया जाए और स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए। इस बैन को कंटिन्यू करते हुए जस्टिस अफजलुल्लाह ने 1993 में एक जजमेंट दिया। हालांकि इस जजमेंट में कहीं भी स्टूडेंट यूनियंस को बैन करने की बात नहीं की गई, मगर ये कहा गया कि स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में इंडल्ज होने की कोई इजाज़त नहीं होगी। मगर कहीं भी ये वाज़े नहीं किया गया कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17A जो स्टूडेंट्स को एसोसिएशन बनाने का राइट देता है कि उसको किस बिना पर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ये जजमेंट ये डिफाइन करने में भी नाकाम रहा कि इंटेलिजेंस इन पॉलिटिक्स से क्या मुराद है, और इसे यूनिवर्सिटी हेड्स की अपनी इंटरप्रिटेशन पर छोड़ दिया गया। यूनिवर्सिटी की डिसीजन मेकिंग बॉडी में स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन को ख़त्म कर दिया गया, ये कहकर के इस तरह टीचर और इंस्टीट्यूशंस की डिग्निटी को नुकसान पहुंचता है। स्टूडेंट यूनियंस को लेकर जो एक पॉपुलर नोशन नज़र आता है कि ये वायलेंट होती हैं और एजुकेशनल प्रोसेस को डिस्टर्ब करती हैं। हालांकि ये सरासर गलत है और ग्राउंड रियलिटी के बिल्कुल मुख्तलिफ है। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस एक इंस्टीट्यूशन की तरह होती हैं, जैसा कि पार्लियामेंट, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से एक डेमोक्रेटिक तरीके से सेलेक्ट होते हैं अपने स्टूडेंट कंसर्न्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये डिमांड करते हैं फीसों में कमी की, तालीमी इदारों की नजकारी बंद करने की और सेक्शुअल हैरेसमेंट के खिलाफ इक़दाम उठाने की। दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में ये यूनियंस नॉर्मल हैं और एक प्रोडक्टिव एजुकेशनल लाइफ का हिस्सा हैं। मिसाल के तौर पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ऑक्सफोर्ड यूनियन, इसी तरह JNU और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि हार्वर्ड वगैरह में भी ये एक आम रूटीन का हिस्सा है। मगर पाकिस्तान में अथॉरिटीज़ ये आर्ग्यू करती नज़र आती हैं कि स्टूडेंट सेफ्टी और पुरअमन कैंपस उसी वक्त मुमकिन है अगर इन स्टूडेंट यूनियंस का वजूद ना हो। इस लॉजिक का पहला क्लू मिलता है 1979 के वायलेंस में, जब जनरल ज़ियाउल हक ने वेपनाइज किया दाएं बाजू की जमातों को ताकि वो प्रोग्रेसिव और बाएं बाजू की जमातों को कुचल सकें यूनिवर्सिटीज़ में। इन दाएं बाजू की जमातों में शामिल थी इस्लामी जमीयत तलबा थंडर स्क्वाड। जनरल ज़ियाउल हक की जानिब से इन दाएं बाजू की जमातों को सपोर्ट किया गया और जिसकी वजह से कैंपस में बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ। ज़िया साहब के इस खौफ की एक और वजह यह भी थी कि अफ़गानिस्तान में कम्युनिज़म फैल रहा था और रशिया इन्वेड कर चुका था, इसलिए उन्हें इस लेफ्टिस्ट यानी बाएं बाजू के नज़रियात से ख़तरा था। जमीयत की इस डोमिनेंस के बाद कन्फर्मिज़म को प्रोपागेट किया गया ताकि कोई सवाल ना पूछ सके, और करिकुलम में भी कन्फर्मिज़म और कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी को प्रमोट किया गया। सिविलाइजेशनल क्लैश और रिलीजियस नेशनलिज्म को सपोर्ट किया गया। और देखते ही देखते यूनिवर्सिटीज़ में जो डिबेट एजुकेशन सिस्टम, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और गुड गवर्नेंस पर बहस होती थी, अब वो डिबेट महज कल्चर और अखलाकियात के गिर्द घूमने लगी।
इस बैन का एक बड़ा नुकसान ये हुआ है कि पाकिस्तान में अब तकरीबन नौजवान लीडरशिप नापैद हो चुकी है। इस बैन के ज़ेरे साया गैब्रियल बॉरेक हों या कन्हैया कुमार जैसे लीडर का पैदा होना शायद नामुमकिन ही नज़र आता है। 2010 में यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा में एक रिसर्च हुई है जिसके मुताबिक स्टूडेंट यूनियंस और पॉलिटिकल लीडरशिप एसोसिएट करती है लर्निंग के साथ, यानी ये यूनियन स्टूडेंट में इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल कॉम्पिटेंस को पैदा करती हैं। मगर पाकिस्तान में अथॉरिटीज़ ये क्लेम करती हैं कि इन स्टूडेंट यूनियंस को बैन करने से मयार तलीम बुलंद होता है। अगर इस क्लेम का एनालिसिस करें तो बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि जब से ये यूनियंस बैन हुई हैं पाकिस्तान में हायर एजुकेशन का मयार तलीम गिरता चला जा रहा है। 2018 में क्वार्टरली साइमंड्स हायर एजुकेशन सिस्टम रैंकिंग्स हुई हैं जिसमें पाकिस्तान को बदतरीन करार दिया गया है और आखिरी दर्जे पर रखा गया है। इन यूनियंस पर बैन होने के बावजूद दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में कोई पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ शामिल नहीं हैं और टॉप 800 में शायद 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। अगर वायलेंस की बात करें तो वायलेंस आज भी होता है, फायरिंग भी होती है, गोलियां भी चलती हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट भी होती है और शायद ब्लैकमेलिंग तो अरूज पर है। मगर हाल ही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इन स्टूडेंट यूनियंस को सिंध और आज़ाद कश्मीर में बहाल करने की अनाउंसमेंट भी की है, जो कि खुश आइंद है। ज़रूरत इस अमर की है कि पूरे पाकिस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट इस बैन के फैसले को रिविज़िट करे और इसको ख़त्म करे इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और पाकिस्तान में डिबेटिंग कल्चर बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाए और कोई भी सवाल पूछने की अहलियत ही न रखता हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के पेजेस पर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो सके। शुक्रिया।